बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो है वो सेंसिंग या सेंसरी प्रोसेसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया था और आपको बताया था कि आपने इसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है। कुछ टॉपिक्स इसमें से मैंने आपको फिलहाल स्किप कराए हैं, जो मैं एंड में आपको डिटेल्ड जिनके ऊपर वीडियो ज़रूरी है, हो सकता है 10-10-15 मिनट एक टॉपिक के ऊपर लगे और वो इम्पॉर्टेंट भी है पेपर के हिसाब से भी, और वो सेपरेटली भी आपको समझने पड़ेंगे, एक ही वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कम वक्त के अंदर ना ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करूँ। ये सारे वो पॉइंट्स मैं आपको बताता होता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें कि मैं सारे आपको वो पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको अकेडमीज के अंदर प्रिपरेशन करके 40-50-60,000 पर सेशन जो है वो आपको पे करके ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैंने चूँकि अपनी जर्नी के अंदर एक भी एकेडमी ज्वाइन नहीं की, लेकिन जो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस है मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे आपने चीज़ों को तैयार करना है, क्या क्या चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे होती है, हर पॉइंट। तो ह्यूमनली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं जो है वो रोज़ एक वीडियो जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर या किसी तरह करूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उनकी जो क्यूरीज आती हैं, कुछ एस्से के लिए चाहते हैं, कुछ उर्दू के लिए वीडियो, मैं कोशिश करता हूँ कि सबके लिए करूँ। मेरा इसमें कोई फिलहाल बेनिफिट नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सिर्फ गाइडेंस मिले, जो मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं वो आपको फेस ना करनी पड़े, आप जो है वो अपनी मेहनत जो है वो जारी रखें जिस तरह की मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम नेचर ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर परसेप्चुअल डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो लर्निंग और मेमोरी वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इंटेलिजेंस वाला मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर भी बताया था कि इसको मैं सेपरेटली कराऊंगा, क्योंकि इसके अंदर मेन टॉपिक तो इतना ज़्यादा नहीं है, इसको एक लेक्चर इसी लेक्चर के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस जो है ये इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी थ्योरीज हैं उनका मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर बताया था कि मैं इनको आपको सेपरेटली तैयार करवाऊंगा और इनके नोट्स भी जो है वो सेपरेटली प्रोवाइड कर दूंगा एंड में। ठीक है, सो आज टाइम ज़ाया ना करते हुए मज़ीद लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, आज हमने डिस्कस करने परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस, मूवमेंट, स्पेस, डेप्थ एंड कलर। ये टॉपिक जो है ये यहाँ से बना है नेचर ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से। पहले मैंने इसको कवर करा है, परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस, मूवमेंट, स्पेस, डेप्थ एंड कलर। ठीक है, इसके अंदर याद रखिएगा ये सवाल इस तरह भी आता है, परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो इसका ये मतलब है कि ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर आपने बाकी भी डिस्कस करने, ज़रूरी नहीं है वो आपको पूरी हेडिंग बना के दे देंगे, मैंने जो है कोर्स आउटलाइन में से ये वाली लाइन उठाई है तो आप इसके ऊपर सवाल मतलब इसके ऊपर प्रिपेयर कर ले। ठीक है, आपको कोई ना कोई हिंट आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि इसमें से ये टॉपिक आया है, तो उसके अंदर आपने लिखना क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, परसेप्शन एक्चुअल में क्या है, हमें जो सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे 5 सेंसेस से कलेक्ट होती है वो हमारे ब्रेन के अंदर रिसीव होती है और ब्रेन उसको कैसे समझता है, दैट इज परसेप्शन। ठीक है, एक होती है रिसेप्शन जो हमारी इंफॉर्मेशन आती है सेंसरी सेंसेस के थ्रू, और उसको जो ब्रेन समझता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या इंटरनली जो भी आपकी सेंसेस के थ्रू चीज़ें रिसीव होती हैं उनको समझने के प्रोसेस को परसेप्शन कहते हैं। तो उसने कहा है कि आप बताएं कि डिस्टेंस, मूवमेंट, स्पेस, डेप्थ, कलर, इन सब चीज़ों को जो हमारा ब्रेन है वो कैसे परसीव करता है, ये सारी चीज़ें कैसे परसीव होती हैं। यानी ऐसा तो नहीं है कि हमारे ब्रेन के अंदर कोई डिस्टेंस मीटर, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस के पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, कोई डिस्टेंस मीटर लगा हुआ है जो हमें बता देता है कि कोई चीज़ जो ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं वो इतने डिस्टेंस के ऊपर है, या वो चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं कि हम एक डिस्टेंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखें, वो हमें, अगर आप डिस्टेंस को देखें ना तो डिस्टेंस ना आप सुन के कर सकते हैं ना आप समझ के, डिस्टेंस आप कर सकते हैं अपनी आई साइड से देख कर। तो आंखें आपके पास अल्लाह ने दी हुई हैं 2, वो चीज़ें जो हम एक आंख के होते हुए भी देख सकते हैं, यानी अगर आप हमारे पास दूसरी आंख ना भी हो, हम एक आंख से भी वो चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको ब्रेन तक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उनको कहा जाता है मोनोक्यूलर क्यूज, यानी मोनोक्यूलर क्यूज यानी एक आंख के साथ जो हम चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आता है, रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज का ये मतलब है कि हमारा ब्रेन जो है वो साइजेस के बारे में कैसे चीज़ों को कंपेयर करता है डिस्टेंस के अंदर। देखें, अगर एक तस्वीर बनी हुई है, अब मैं यहाँ पे आपको पिक्चर्स नहीं दिखा सकता क्योंकि आपने ये खुद सर्च करनी है। रिलेटिव साइज के अंदर इन सब जितने पॉइंट्स हैं इनके अंदर एक एक एग्जांपल विद डायग्राम आपने बनानी है तो आपको बेहतरीन नंबर मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट जो हमारे करीब बने होते हैं वो हमें लंबे नजर आते हैं और जो छोटे बने हुए होते हैं वो हमें दूर नजर आते हैं। यानी एक तस्वीर है जिसके अंदर 2 दरख्त बने हैं,
अब वो तस्वीर एक ही पेज पे बनी हुई है, लेकिन एक दरख्त जो बड़ा बना हुआ है और एक थोड़ा छोटा बना हुआ है, तो हमें क्या लगेगा कि जो छोटा वाला दरख्त बना हुआ है साइज में, वो ऐसा लगता है कि वो बहुत दूर कहीं है, और जो बड़ा वाला दरख्त है वो करीब है। तो ये चीज़ ब्रेन हमारा परसीव करता है कि जो ऑब्जेक्ट्स जो है वो लार्जर नजर आते हैं वो हमारा ब्रेन समझता है कि क्लोजर है, जो स्मॉलर नजर आते हैं वो समझता है कि वो दूर है। इंटरपोजिशन के अंदर ये आता है कि जो ऑब्जेक्ट्स ओवरलैपिंग होते हैं उनमें जो सबसे टॉप पे होता है वो हमारे करीब, और जो उससे पीछे पीछे जाते जाते हैं वो हमारा ब्रेन परसीव करता है कि हमसे दूर जा रहे हैं। एरियल पर्सपेक्टिव के अंदर ये आ जाता है। अच्छा, ये उसकी एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, नीचे आप मजीद भी 4-5 दे सकते हैं। एरियल पर्सपेक्टिव के अंदर ये होता है कि वो चीज़ें जो हमें धुंधली नजर आती हैं वो हमें ऐसे लगता है कि हमारे बहुत दूर हैं, ठीक है। यानी जैसे होता है ना, समटाइम्स हमें दूर पहाड़ नजर आ रहे होते हैं लेकिन वो धुंधले, तो हमें हमारा ब्रेन परसीव करता है कि ये चीज़ बहुत दूर है, ठीक है। और ये आती कहाँ से है ये भी आगे डिस्कस होगा कि परसेप्शन डेवलप कैसी होती है, ये अगले क्वेश्चंस के अंदर। अब वो चीज़ें जो हमें सिर्फ 2 आंखों से ही महसूस हो सकती हैं, यहाँ पे उसने एक ही एग्जांपल दी है, बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी, यानी 2 आंखों के साथ अगर आप अपनी उंगली दोनों आंखों के सामने नाक की सीध में रखें ना, और आप उसको देखें अपनी उंगली को, तो आपको जिस एंगल पे नजर आएगी उंगली आपने उसी एंगल पे रखनी है। एक आंख कोई भी आप अपनी मर्जी की बंद करें, आपको जिस एंगल पे उंगली नजर आएगी आप दूसरी आंख से देखें तो उससे यानी डिफरेंट एंगल पे नजर आएगी। तो एक आंख से जो है वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नजर नहीं आएगी। तो वो इंफॉर्मेशन जो हमें दोनों आंखों से मिलती है दैट इज बाइनोक्यूलर क्यूज, ठीक है। तो एक्चुअल में उसका एंगल कुछ और होता है, लेकिन हमें दोनों आई साइड से मिला के जो है वो दिखाता है, और हमारा ब्रेन उसको फिर इंफॉर्मेशन को रिसीव करके परसीव करता है कि उसका स्पेस के अंदर यानी डिस्टेंस ये होगा, या इस जगह पे वो चीज़ मौजूद होती है। मूवमेंट के अंदर एग्जांपल्स आ जाती हैं, ऑप्टिकल फ्लो आ जाता है, ठीक है, कि जैसे हमारा गाड़ी में जा रहे हैं तो कॉन्स्टेंटली हमारा सीन चेंज होता रहता है, जो जो चीज़ हमें नज़र आती जा रही है तो हमारा ब्रेन परसीव करता जाता है कि ये दरख्त है, ये सड़क है, ये चीज़ है, ठीक है। वेस्टिबुलर सिस्टम के अंदर आता है कि जो हमारे कानों के अंदर हड्डियाँ होती हैं 3, ठीक है, उनके अंदर जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है कान के अंदर, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड जो है वो आपकी पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन रखता है, वो बताता है कि आपकी बॉडी इस वक्त टिल्टेड है, सीधी है, ठीक है, किस तरह है। तो वो ब्रेन को बताता है, वो फ्लूइड की मूवमेंट जो है उससे ब्रेन परसीव करता है कि हमारी बॉडी का पोस्चर या मोशन जो है वो इस वक्त हम चल रहे हैं, रुके हुए हैं, किस पोजिशन में। उसके बाद प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग कि ब्रेन जो है वो एंटिसिपेट और इंटरप्रेट करता रहता है कि मूवमेंट को, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसे बॉक्सिंग खेलते हुए अक्सर बॉक्सर्स जो हैं वो उनको मुक्का पड़ने लगता है तो उनको मालूम होता है कि ये मुक्का जो है हमारे मुंह पे पड़ा। अब ऐसा तो नहीं है कि वो मुंह उसी जगह पे रखे रखते हैं और जब उन्हें पड़ता है तब उन्हें याद आता है कि मुक्का लगने से क्या होता है। उनके ब्रेन को पास्ट एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं उसके पास कि ये मुक्का मुझे लगेगा, तो वो क्या करता है कि वो एंटिसिपेट उसने पहले ही कर लिया था कि कहाँ लगेगा, तो वो उस हिसाब से अपनी मूवमेंट करते हैं और पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग कहते हैं। स्पेस का इसके अंदर आप देख लीजिएगा कि VN है, ठीक है, टचिंग एंड हेयरिंग, इन सब को आपने पढ़ लेना, ये इंतहाई इजी लिखे हुए हैं, ना भी हो तो आप इसकी एग्जांपल्स ज़रूर फाइंड आउट करें। याद रखें एग्जांपल के बगैर ये चीज़ें अधूरी हैं, ठीक है। उसके बाद डेप्थ आ जाती है, इन चीज़ों की गहराई को आप कैसे देखते हैं। बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था पीछे। कन्वर्जेंस का है कि कुछ लोग होते हैं या कुछ लोग नहीं, अगर आप देखें कि उसी उंगली को आप थोड़ा दूर लेके जाएंगे तो आपकी आंखों के अंदर जो आई बॉल है आपका वो एक डिफरेंट एंगल के ऊपर होगा, यानी दरमियान में होगा। लेकिन जो आप उसी उंगली को देखते हुए उंगली को करीब लाते जाएंगे अपने माथे के, तो वो आपकी आईज के अंदर जो आई बॉल है ना ब्लैक कलर का, वो ऐसे अंदर की तरफ फोकस होना शुरू हो जाएगा नाक की सीध में, और वो अपने आप को फोकस कर रहा होता है, ठीक है। ये इसको कहते हैं कन्वर्जेंस। उसके बाद आ जाता है जी शेडोज और टेक्सचर को। अब यहाँ पे आपने एग्जांपल लाजमी देखनी है, ठीक है, कि जो चीज़ें ब्लैक में हमें नज़र आती है वो जो है वो उसको हम समझते हैं कि इसका शेडो है, ठीक है। जो बाकी चीज़ें उसकी डेप्थ के अंदर आती है, ये आपने एग्जांपल के थ्रू समझनी है कि शेडो और टेक्सचर जो है वो हमारा कैसे होता है। एग्जांपल के बगैर आपको ये लाइन समझ नहीं आएगी, एक एग्जांपल आपने देख लिया आपके लिए इनफ हो जाएगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट आ जाता है हमारा कलर, ठीक है, कि कलर को हमारा ब्रेन कैसे जो है वो परसीव करता है। आपको मालूम है कि 7 डिफरेंट कलर्स हैं और हर कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो हमारा ब्रेन जो उनकी वेवलेंथ के हिसाब से उनको परसीव करता है, ठीक है, जो 7 हमारे कलर्स हैं। फिजियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो हमारे जो रेटिना के अंदर कोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर की वेवलेंथ के हिसाब से, ठीक है। तो जो कलर हमें एक्चुअल में नज़र आता है वो वेवलेंथ
जो रिसीव होती है उसको ब्रेन फिर इंटरप्रेट करने के बाद परसीव करता है कि ये कौन सी वेवलेंथ है और उसको क्या कलर उसने परसीव करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रेड वेवलेंथ आ रही है और दिमाग उसको अपनी तरफ से पिंक या कोई येलो कुछ कोई और कलर बना दे, ठीक है। फिर हमारा ब्रेन जो है वो कलर के अंदर कॉन्स्टेंसी रखता है, यानी स्टेबिलिटी रखता है। ये अलग से टॉपिक भी आगे आ रहा है कि कॉन्स्टेंसी होती क्या है। कॉन्स्टेंसी एक्चुअल में ये होती है कि जो कंडीशन के अंदर चेंजेस भी हैं लेकिन उस चीज़ को ब्रेन वही समझे कि ये यही है, ठीक है। इसको कॉन्स्टेंसी कहते हैं। जैसे एक दरवाज़ा है, ब्रेन जो उसको खुलता देखता है, अब उसके अंदर कंडीशन के अंदर चेंजेस आ रही हैं कि दरवाज़ा पहले बंद था अब खुल रहा है, लेकिन ब्रेन उसको क्या परसीव कर रहा है, ये समझ रहा है कि दरवाज़ा ही। ऐसा नहीं है कि वो खुलते वो दिमाग समझ सोचना शुरू कर दे कि ये क्या चीज़ बन गई है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंसी रहती है। कलर के अंदर भी ऐसा ही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक वाइट शर्ट रखते हैं, वो चाहे आप सूरज की रोशनी के अंदर रख दें, येलो लाइट के अंदर रख दें, डिम लाइट के अंदर रख दें, इंटेंस लाइट के अंदर रख दें, आपका ब्रेन उसको जब भी देखेगा तो वो उसको परसीव करेगा एज अ वाइट कलर, ठीक है। तो ब्रेन जो है वो कलर के अंदर कॉन्स्टेंसी भी डिवेलप करता है। फिर साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस भी होती हैं। जैसे कलर हैं कुछ, वो इमोशंस से रिलेटेड होते हैं। कुछ कलर्स ऐसे हैं जो मतलब इंटेंस कलर है, जो यानी रेड कलर है, जैसे वो यानी थोड़ा गुस्से को, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करे। तो ब्रेन भी जो है ना वो ऐसे कलर्स के साथ इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी जनरेट करता है। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि जो लोग एग्रेसिव होते हैं उनको वो कलर उस लाइट के अंदर बिठाया जाता है, जिससे वो काफ़ी उनके अंदर कामनेस और सुकून मिलता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, की जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी नेचर क्या है, ठीक है। तो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत दफ़ा ये सवाल आए हुए, नेचर ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो हमारा ब्रेन है ऑर्गेनाइज करता है परसेप्शन को, ये उसकी नेचर क्या होती है एक्चुअल में, यानी उसकी किन उसूलों के ऊपर खड़ा होता है, ठीक है। तो कुछ उसूल जो हैं जिनको हम कहते हैं जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल, जेस्टॉल्ट लॉज या जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी भी इसको कहा जाता है। ये बताते हैं कि ब्रेन जो हमारी इन्फॉर्मेशन को परसीव करता है वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर रख के करता है। ऐसा नहीं कि हर किसी के अंदर डिफरेंट है, बल्कि ब्रेन ने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट किए हुए जिसके अंदर वो चीज़ों को अरेंज करता रहता है इन्फॉर्मेशन को। जैसे उसके अंदर पहला प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी के अंदर ये आता है कि जो चीज़ें उसको क्लोजर नज़र आती हैं वो उनको ग्रुप कर देता है। जैसे आपको एक तरफ 5 स्टार नज़र आ रहे हैं, एक तरफ 7 स्टार नज़र आ रहे हैं, तो आपका ब्रेन कभी भी जब ये सोचेगा तो ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार और फिर 5 तक गिनेगा, दूसरी तरफ 7 तक नहीं, बल्कि वो सोचेगा या उसको परसीव कैसे करेगा कि एक ग्रुप ऑफ 5 स्टार है, एक ग्रुप ऑफ 7 स्टार है। तो इसको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी। सिमिलैरिटी के अंदर ये होता है कि जो चीज़ें सिमिलर हैं, जैसे 2 येलो कलर की बॉक्सेस पड़े हुए हैं और 3 जो है वो रेड कलर के, तो अब आप देखें जो मैंने इन्फॉर्मेशन बोली है वो भी ऐसे ही बोली है कि 3 जो है रेड कलर के और 2 येलो। ऐसे मैंने नहीं कहा एक येलो है एक येलो है, एक रेड एक रेड एक रेड, ऐसे नहीं, मैंने उसको क्या बोला, ग्रुप कर दिया, ठीक है। तो ब्रेन भी इस तरह इंफॉर्मेशन को ग्रुपिंग करता है। फिर कॉन्टिन्यूटी आती है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख लीजिएगा, मुलर लायर इल्यूजन, ठीक है। वो आगे भी हो सकता है आए या मैंने पीछे कहीं एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके अंदर ये होता है कि ब्रेन जो है वो चीज़ों को कॉन्टिन्यूटी की फॉर्म में देखता है, ठीक है। मुलर लायर नहीं है, वो कोई और है। इसके अंदर आप देखिएगा, चले मैं इसकी आपको एक अलग से एग्जांपल भी कभी करवा दूंगा। कॉन्टिन्यूटी के अंदर ये होता है कि ब्रेन जो है हमारा, हो सकता है इंफॉर्मेशन एक्चुअल में कुछ और हो, लेकिन ब्रेन उसको परसीव करता है कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ पैटर्न के अंदर। जैसे एक क्रॉस लगा हुआ होता है ना, तो क्रॉस को हम 2 तरह देख सकते हैं कि एक लेफ्ट से लाइन टेढ़ी लगी हुई है और एक राइट से टेढ़ी लगी है, तो इस तरह क्रॉस बनता है। क्रॉस को बनने के लिए देखने का एक और तरीका यह है कि एक उल्टा वी बना हुआ है और एक सीधा वी, यानी दोनों वी बने हुए जिनका मुंह एक दूसरे से ऑपोजिट है और आपस में जुड़े हुए। अगर एक्चुअल में इंफॉर्मेशन ये वाली हो जो मैंने अभी बयान की है, लेकिन ब्रेन आपका हमेशा यही देखेगा कि वो लाइन ऊपर से नीचे सीधी आ रही है और राइट से लेफ्ट भी सीधी जा रही है। तो ये जो एग्जांपल है ये आप देख लीजिएगा, इसको कॉन्टिन्यूटी की एग्जांपल तो यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। क्लोजर के अंदर ये है कि अगर आपको कोई एक इनकम्प्लीट सर्कल दे देता है, बीच बीच में से जगह जगह पे गैप होता है, सर्कल बना हुआ लेकिन जगह जगह पे गैप है, लेकिन ब्रेन जब भी उसको देखेगा तो उसको यानी सॉल्व करने की कोशिश करेगा कि जैसे ये कंप्लीट एक सर्कल है, ठीक है। हालांकि वैसा नहीं, जैसे पजल होता है ना कि आपका ब्रेन खुद मिसिंग पार्ट्स को जो है वो ऑर्गेनाइज कर देता है कि यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए, यहाँ पे ये। फिगर एंड ग्राउंड के अंदर आप जो है ये इसकी एग्जांपल ढूंढ लीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार एग्जांपल है। इसके अंदर होता ही है कि आपको वाइट और ब्लैक में एक तस्वीर दे दी जाती है, कहा जाता है कि आप वाइट को फोकस करें तो वो ब्लैक आपको बैकग्राउंड लगना शुरू हो जाता है, और वाइट की तस्वीर जो है वो आपको ऐसा लगता है कि ये तस्वीर है और ब्लैक पीछे बैकग्राउंड। जब आपको कहा जाता है कि आप ब्लैक के ऊपर फोकस करें कलर के ऊपर, तो आपको ब्लैक कलर जो है वो आगे नजर आता है, यानी पिक्चर नजर आती है, और जो व्हाइट कलर है वो उसका बैकग्राउंड लगता है।
तो ये फिगर एंड ग्राउंड की एग्जांपल आपने ढूंढ लेनी है, ये आपने पेपर के अंदर बना के भी दिखानी होती है। फिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये वहाँ पे आपने सवाल की लेंथ को थोड़ा सा लंबा करने के लिए लिखना होता है, ठीक है। जब इस तरह का आ जाए ना क्वेश्चन कि एक्सप्लेन नेचर ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या खाली नेचर ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, तो उसके अंदर आपने ये 4 5 6 पॉइंट लिखने के बाद आप फिर उसको इस तरह लंबा कर सकते हैं, ठीक है, कि उसमें बेनिफिट्स क्या हैं, फिर उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। या नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है वो है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, जो मैंने आपको बताया कि हमारी परसेप्शन के अंदर जो स्टेबिलिटी रहती है उसको एक्सप्लेन करें। तो स्टेबिलिटी का क्या मतलब है ये कॉन्स्टेंसी का, कि स्टेबल प्रॉपर्टीज डिस्पाइट चेंजेस इन सेंसरी इनपुट, कि जो हमें इनपुट मिल रहा है हो सकता है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हो, लेकिन ब्रेन जो है वो उस इंफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को यानी स्टेबल रखता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि डोर ओपन हो रहा है, ठीक है, तो ब्रेन ये नहीं करता कि वो समझे कि डोर ओपन होने के बाद कुछ और बन गया, बल्कि वो उसको डोर ही कंसिडर करेगा, ठीक है। 3 इसके अंदर मेन आ जाती हैं, साइज कॉन्स्टेंसी, शेप कॉन्स्टेंसी और कलर कॉन्स्टेंसी, ठीक है। साइज के अंदर ये है कि रिलेटिव साइज को वो देखता है, ऐसा नहीं है कि एक बंदा दूर से आ रहा है और जब वो करीब आया तो उसकी यानी अब देखें चेंजेस तो उसके अंदर आ रही है ना कि उसका साइज जो है वो कम से ज्यादा हुआ है, लेकिन जो ब्रेन है उसको परसीव करेगा कि ये पर्सन ए ही है, ठीक है, ये पर्सन ए है जो दूर से आ रहा था और करीब आया। हालांकि रेटिना के ऊपर उसकी इमेज छोटी पहले बन रही थी, आंख के अंदर, आंख के रेटिना के ऊपर, और फिर ब्रेन उसको परसीव कर रहा था, लेकिन ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट क्या किया कि ये पर्सन ए ही है जो अब करीब आ गया तो इसका साइज लार्जर हो गया। सो कॉन्स्टेंसी उसने रखी है साइज के अंदर। फिर शेप कॉन्स्टेंसी है कि अगर आप कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसको चाहे ऊपर से देखें, चाहे साइड से देखें, चाहे नीचे से देखें, है तो वो रेक्टेंगुलर ही है, तो हर दफा किसी भी जगह से आप रेक्टेंगल को देखेंगे तो आपको उसकी शेप जो है वो रेक्टेंगुलर ही नजर आएगी। दिस इज कॉल्ड एज शेप कॉन्स्टेंसी। इसकी आप कोई और इजी एग्जांपल भी ढूंढ सकते हैं, गूगल से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कलर कॉन्स्टेंसी, जो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि कलर के अंदर, कलर की प्रॉपर्टीज के अंदर स्टेबिलिटी रखता है ब्रेन। और वो स्टेबिलिटी कैसे रखता है कि एक व्हाइट शर्ट है, इट रिमेन्स व्हाइट अंडर सनलाइट, इनकैंडिसेंट लाइट और इवन ब्लू फिल्टर लाइट, ठीक है। तो किसी भी लाइट के अंदर आप उसको देखेंगे तो वो आपको व्हाइट शर्ट ही ब्रेन परसीव करता है, क्योंकि उसने कलर के अंदर कॉन्स्टेंसी रखी है। फिर ये जो है मैकेनिज्म ये डेवलप कैसे होता है कॉन्स्टेंसी का, ये आपके प्रायर नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है या मेमोरी के ऊपर, ठीक है, जो ब्रेन ने सीखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फिर चीज़ों के रिलेटिव साइज और पर्सपेक्टिव्स को देखने के बाद, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। फिर उसके बाद लाइटिंग क्यूज यानी 3D इफेक्ट्स और शेडोज, उसको जब ब्रेन जो देखता है अपनी थ्रू आउट लाइफ के अंदर, तो उनसे चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता सीख कर फिर वो चीज़ों के अंदर कॉन्स्टेंसी लेके आता है, ठीक है। उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस आपने लिख देनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परसेप्शन एंड ऑप्टिकल इल्यूजन। परसेप्शन तो आपको मैंने बताया था कि जो आपको इंफॉर्मेशन ब्रेन तक रिसीव होती है उसको इंटरप्रेट करना और समझना, ठीक है, उसको कहते हैं परसेप्शन। समझने के बाद उसको जो वो जिस फॉर्म में रखता है दैट इज यानी हमें हमें जो चीज़ महसूस होती है दैट इज परसेप्शन। ऑप्टिकल इल्यूजन का ये मतलब है कि जो चीज़ हमें इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है वो हमारे ब्रेन को डिसीव करे, यानी एक्चुअल में वो चीज़ एग्जिस्ट ना करती हो लेकिन हमें वो चीज़ उस तरह नज़र आ रही हो। जैसे समटाइम्स होता है ना कि आपने सहरा के अंदर देखा होगा कि शदीद लाइट के अंदर जो है वो चूंकि वेव्स निकल रही होती हैं हीट की वजह से रेत में से, तो हमें ऐसे लगता है कि दूर कहीं पानी है, जब हम करीब जाते हैं तो वहाँ पे एक्चुअल में पानी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक्चुअल में इसको कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है। फिर आगे आ जाती हैं इसकी टाइप्स ऑफ इल्यूजन। टाइप्स ऑफ इल्यूजन के अंदर फिजियोलॉजिकल इल्यूजन्स, ठीक है, कि जो फिजिकली हमें चीज़ों में इल्यूजन नज़र आती है, एक्चुअल में वो चीज़ें हैपन नहीं करती लेकिन हमें उस तरह नज़र आती हैं, चाहे कलर की बेस पे, लाइट की बेस पे, ठीक है। इसकी आपने एग्जांपल मस्त सर्च करनी है, ठीक है। कॉग्निटिव इल्यूजन के अंदर आ जाती है मुलर लायर इल्यूजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी ड्रॉ भी करनी है डायग्राम। ये मैं आपको खाली जस्ट एक बता देता हूँ। इसके अंदर होता ये है कि जैसे आप एक लाइन्स लगाते हैं ना, एक लाइन लगाते हैं, ठीक है, डबल एरो वाली, एक साइड पे एरो, दूसरी साइड पे भी एरो, और फिर एक और लाइन लगाते हैं उसी साइज की, और उसके एरोज जो हैं अब इस दफा उनकी पोजीशन यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। अब है एक्चुअल में ये क्या, बिल्कुल सिमिलर चीज ही है, साइज भी सिमिलर है, चीजें भी सिमिलर है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो अभी सेकंड वाली मैंने कंडीशन बताई है, हमें ऐसा लगता है कि वो वाली लाइन ज्यादा लंबी है कंपेयर टू पहले वाली जिसमें हमने क्लोज्ड एंडेड एरोज बनाए थे। खैर ये आपको तब समझ आएगा जब आप इसकी एक दफ़ा डायग्राम आप गूगल के ऊपर लिखें मुलर लायर इल्यूजन, तो आपको 2 लाइंस नजर आएंगी, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बात की है। उसके बाद आगे आ जाता है कि हमें इल्यूजन होती क्यों है। आपने यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की इल्यूजन की टाइप्स वगैरह बयान करनी है और विद एग्जाम्पल, ठीक है। इल्यूजन होती क्यों है, ठीक है, हमारे ब्रेन की कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, उसकी वजह से होती है।
उसके बाद हमारे प्रोसेसिंग मैकेनिज्म के अंदर कुछ यानी ऐसी परसेप्शन आ जाती है जो हमारा माइंड समझता है कि एक्चुअली ये परसेप्शन है, यानी एक्चुअल रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हुई है, उसको ब्रेन ऐसे ही रिसीव करके ऐसे इंटरप्रेट कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल उसने मुलर लायर की दे दी है। ठीक है, यहाँ पे आप रबर हैंड इल्यूजन अगर आप देंगे वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसकी वीडियो भी देखिएगा, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। फिर यहाँ ये देखिएगा कि इसका बियॉन्ड फन जो है वो आर्ट, डिज़ाइन, न्यूरो साइंस और प्रोडक्ट डिज़ाइन, इन चीज़ों के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन है। फिर आ जाती हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। सेंसेस हमारी 5 है। ठीक है, जिसको हम सिक्स सेंस कहते हैं ना, कि समटाइम्स हमें अपनी सेंसेस से हट कर कोई चीज़ महसूस होती है, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। इसके अंदर सारा यही लिखा हुआ है। उसके अंदर कुछ उसने बता दिए, टेलीपैथी, जैसे हम अपनी थॉट्स और इमोशंस को या किसी की थॉट्स और इमोशंस को रिसीव करते हैं या अपनी थॉट्स और इमोशंस को दूसरे में ट्रांसमिट करते हैं। जैसे एक कोर्स है साइकोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है हायर डिग्री के अंदर, उसके अंदर ये होता है कि आप ये लर्निंग करते हैं कि कैसे आप अपने इमोशंस या थॉट्स को या अपनी इफेक्शन या रोमांटिक जो रिलेशनशिप की यानी जो होती है ना ख्वाहिश, उसको दूसरों में ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू योर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ठीक है, वैसे ये इतना मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ईजी काम है, इसके अंदर भी काफ़ी मतलब कंट्रोवर्सीज हैं कि आइदर ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। बट टेलीपैथी के अंदर ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा माइंड रीडर्स होते हैं, दैट इज एक्चुअली टेलीपैथी। फिर आ जाता है क्लेयरवियंस। इसके अंदर ये होता है कि आप जो हिडन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे आपको लगता है कि जैसे आप वो परसीव हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका फ़ोन गुम जाता है या कहीं पे, तो समटाइम्स आपको ऐसा महसूस होता है कि वो यहाँ मौजूद होगा, और आपका ब्रेन मतलब आपको बता रहा होता है कि ऐसा लग रहा होता है आपको कि कन्विक्शन होती है आपको कि यहाँ पे वो चीज़ होगी, वो चीज़ मौजूद होती है। तो हिडन ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स के बारे में समटाइम आपको परसेप्शन होती है। प्री कॉग्निशन का ये मतलब है कि कोई फ्यूचर इवेंट, कई लोग होते हैं जो मतलब जिनके बारे में मशहूर ये होता है कि ये फ्यूचर इवेंट्स को पहले ही बता देते हैं, प्रिडिक्ट कर देते हैं, और वाकई वैसी चीज़ होती है। ठीक है, समटाइम्स कुदरती तौर पर भी हो जाता है। फिर साइकोकाइनेसिस है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप अपने माइंड के जरिए जो ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हैं। आपने वीडियोस के अंदर देखा होगा कि हाँ नज़रों से शीशा तोड़ देते हैं या ग्लास को मूव कर देते हैं बगैर हाथ लगाए, तो वो ये एक्चुअल में ये होता है। अब उसने कहा कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के लिए हमारे पास यानी चैलेंजेस क्या आते हैं इसको रीड करने में या पढ़ने में। एक तो ये है कि हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं बना सकते, हम ये नहीं बना सकते कि यानी किस पे हम यकीन करें कि ये इसके पास एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है भी। फिर जो इसकी मदद कर रहे हैं या जो इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं उनके अंदर कोई पर्सनल बायस तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर समटाइम्स ये भी होता है कि कोई शख्स जो है वो चीज़ प्रिडिक्ट करता है कि ये चीज़ ऐसे हुई है, तो लोग जो है वो आउट ऑफ यानी तकल्लुफ जो है वो उसको मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही, मैंने यही चीज़ सोची थी। समटाइम्स ये भी हो जाता है। ठीक है, फिर रिसर्चर्स ने ये भी देखा है कि कोई एक चीज़ जो है वो एक बंदा क्लेम करता है कि उसके पास ये एबिलिटी है, लेकिन वो रेप्लिकेशन इश्यूज आते हैं कि वो बाकी लोगों के पास वो चीज़ नहीं है। तो जब तक मल्टीपल लोगों के पास ये चीज़ नहीं आएगी या इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होगा उसका पीछे का मैकेनिज्म, तब तक आप उसके रेप्लिकेशन के ऊपर या आप उसके एक्स्ट्रा सेंसी परसेप्शन अगर उसके पास है उसके ऊपर यकीन करना मुश्किल होता है। अब इसकी अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है कि ये कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है समटाइम्स। ठीक है, फिर साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है कि आप यानी किसी के माइंड के साथ खेलते हैं कि उस जैसे होते हैं ना मैजिशियंस जो होते हैं जो आपके कार्ड्स बताते हैं कि ये इस तरह होता है, वो एक्चुअल में हाथ की सफाई या इन चीज़ों से करते हैं। फिर कुछ होते हैं जो फ्रॉड एंड डिसेप्शन जैसे मैजिशियंस वगैरह ट्रिक्स करते हैं, मैजिक ट्रिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट भी है कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये कुदरती तौर पे कोई चीज़ हो जाती है या आपको मैजिक ट्रिक के ज़रिए करते हैं। ठीक है, या आपको कोई क्लूज मिलते हैं या आपको कुछ माइंड रीडिंग कुछ ऐसी करते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि इस वक्त उसके माइंड में ये चल रहा होगा, या आप कोई रिसर्च करके आते हैं कुछ भी। ठीक है, तो ये मतलब इसके बारे में अभी कंट्रोवर्सीज हैं, कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है इसके बारे में। उसके बाद आता है जी कि परसेप्चुअल डेवलपमेंट होती कैसे है सही, यानी हमारी जो परसेप्शन है वो ब्रेन जो है वो डेवलप कैसे करता है। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने आपको बताया था। उसकी 3 की स्टेजेस है। इन्फेंसी, ठीक है, यानी बर्थ से लेकर 2 साल तक पहले वो देखता है, ठीक है, सुनता है, टच करने की उसमें सलाहियत आना शुरू हो जाती है, टेस्ट एंड स्मेल की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता उसमें डेवलप होना शुरू हो जाती है एक बच्चे के अंदर। ठीक है, जैसे एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिए। हेयरिंग के अंदर ये होता है कि माँ की आवाज़ सुनता है, फिर जब भी वो वाली आवाज़ सुनेगा तो उसको ब्रेन उसको बताएगा कि ये माँ की आवाज़ है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह वो चीज़ों को सीखना शुरू करता है।
टेस्ट से भी उसको समझ आना शुरू हो जाती है कि इस वक्त वो मिल्क फीड कर रहा है या कुछ सॉलिड चीज़ खा रहा है, क्या खा रहे हैं। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता 2 साल तक बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है। फिर 2 से लेकर 12 साल की उम्र तक जो है वो एक रैपिड ग्रोथ आती है आपके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आप फिजिकली भी डेवलप करते हैं, साथ साथ आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आपकी इंफॉर्मेशन जो परसीव करते हैं, ठीक है, आपका थिंकिंग एबिलिटी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें आप इन पॉइंट्स के अंदर लिखेंगे। फिर आपके सेंसेस के अंदर इंटीग्रेशन आना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप पहले जैसे बचपन में हाथ पैर मार रहे थे, आपको कुछ समझ नहीं आ रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों के अंदर ना यानी सिंक्रोनाइजेशन आना शुरू हो जाती है। जो आप चीज़ें करना चाह रहे हैं, जो आपको चीज़ें परसीव हो रही हैं, ठीक है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। फिर एक्सपीरियंसेस का आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर आपको कोई गर्म चीज़ लगती है, आपको मालूम है कि आग के अंदर आपने चुक ली है और आपको हाथ जल गया, ठीक है, तो अगर आपका हाथ जल गया तो अब आपको पता है कि आप नेक्स्ट टाइम ये नहीं करेंगे। कई लोग होते हैं जो फिर भी आग के अंदर दोबारा जो है वो हाथ डालते हैं, क्योंकि उनकी आदत होती है, केयरलेस होते हैं। खैर ये मैं ज़रा मजाक कह दिया, इसमें कोई इतनी हंसने वाली बात भी नहीं है। तो मतलब इम्पैक्ट होता है एक्सपीरियंसेस का भी, कि अगर आपको गर्म चीज़ लगी है तो आप फिर दोबारा उसमें हाथ नहीं डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड, यानी फिर उसके बाद जो है आपके बड़े होने तक क्या होता है, आपकी रिफाइनमेंट और स्टेबलाइजेशन आती है आपकी बॉडी के परसेप्शन के अंदर, ठीक है। फिर आप चीज़ों से लर्निंग करते हैं, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो आपके, एक एज आती है ना जिसके अंदर बंदे को महसूस होता है कि वो मैच्योर हो गया काफ़ी। वो मैच्योर इस वजह से होता है कि उसकी एक्सपीरियंस, उसकी थॉट्स, आप जितना मर्जी एक छोटे बच्चे को आप बताना शुरू करें कि ये चीज़ें करने से नुकसान होगा, वो जब तक वो खुद वो चीज़ें करके उससे नहीं गुजरता, वो लर्निंग और एक्सपीरियंस से नहीं गुजरता, वो खुद ब खुद वो चीज़ों को परसीव और डेवलप नहीं कर सकता, ठीक है। फिर कुछ फैक्टर्स आप लिख देंगे। ये चीज़ें हम ना भी लिखें ना तो इतना इशू नहीं है। ये चीज़ें सवाल की लेंथ को ना, जो आप कहते हैं ना कि पेज की लेंथ को कैसे बढ़ाएं सवाल को, तो वो यही होता है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्चुअल डेवलपमेंट। जहाँ पे आपके पास मेन पॉइंट्स खत्म हो गए हैं, उसी पॉइंट से रिलेटेड आप फैक्टर्स बना दें या उसका लिख दें कि ये मैकेनिज्म डेवलप कैसे होता है, ये इसका फ़ायदा क्या होता है परसेप्चुअल डेवलपमेंट, कुछ भी बना दें, वहाँ पे क्रिएशन का ही काम है, ठीक है। तो बायोलॉजिकली उसका इम्पैक्ट, फैक्टर्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट का मैंने बता दिया, कल्चर टू कल्चर कई चीज़ें होती हैं, नॉर्म्स, ठीक है, प्रैक्टिसेस जैसे होती हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सलाम करना सीख जाते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि जब भी वो सलाम करेंगे, सलाम का जवाब उनको देने का होता है, तो ऑटोमेटिकली उनका ब्रेन जो है वो, ऐसे नहीं होता कि किसी ने सलाम दिया तो ब्रेन सोचना शुरू हो जाए कि मतलब इसने सलाम, ये क्या बोला है, ये सलाम का जवाब, उसने पहले से ये चीज़ें सीखी हुई हैं। तो कल्चर का भी आपकी परसेप्शन के ऊपर या परसेप्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर असर होता है। फिर इसका फ़ायदा क्या है ये आप पढ़ लीजिएगा इसको। उसके बाद एंड में जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किए थे विद एग्जांपल आपने ये लिखना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये कुछ 4-5 दफ़ा ये आया हुआ है, ठीक है। जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल, जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल डेवलपमेंट, बस आपने जेस्टॉल्ट याद रखना है और परसेप्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कॉन्टिन्यूटी, क्लोजर, फिगर ग्राउंड, ठीक है। ये विद एग्जांपल आपने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, सीरियसली मैंने इतनी सिंपल, जितना सिंपल मैंने आपको बताया ना चीज़ों को कि बस क्लोजर के अंदर आपने ये लिखना है, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह ही वहाँ पे लिखा है। जितना आप चीज़ों को आसान करके उसके लिए लिखेंगे उतना ही आपको खुद भी फायदा होगा, ठीक है। फिर उसके बेनिफिट्स आपने ऐड कर देने हैं। बेनिफिट्स ऐड करने के बाद आपने फिर उसमें डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट के, उन चीज़ों में रिफाइनमेंट किस तरह आती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने कर लेनी है। यहाँ तक आपका लेक्चर जो 1-2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा क्लासिकल कंडीशनिंग, ओपेरेंट कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।